जी दोस्तों, कैसे हैं? पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तसर जंग ख़त्म हो जाने के बाद अब सफारती महाज पर भरपूर जंग शुरू है और दोनों मुल्कों ने अपने सफारती वफद अमेरिका और यूरोप के महाज पर लड़ने के लिए भेजे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफद इस वक्त अमेरिका यात्रा पर है। आज हम इसी सफारती जंग के गर्म सर्द पर बात करेंगे। अच्छा, इस व्लॉग में इंटरनेशनल थिंक टैंक्स, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के पॉलिसीदारों की रिपोर्ट्स और संजीदा मीडिया हाउसेस के हवाले भी शामिल होंगे। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं आप। कोशिश होगी जज्बातियत या प्रोपेगेंडा से मुतासर हुए बगैर ठोस और मादी हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करें। चले यहाँ जायज़ा लेते हैं कि बिलावल का ये सफारती दौरा कितना मौसर होगा और क्या पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ सफारती रेस जीतने का कोई चांस है भी या नहीं, और अगर पाकिस्तान के पास सफारती फतह का चांस है तो कितना है। इन सारे पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम उस पहलू पर बात करेंगे जिस पर बात करना ज़रूरी है और लेकिन उसे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है, और वो पहलू है पहलगाम वाक़या। अब ज़रा जज्बातियत को साइड पर रख दें और हकीकत पसंद बनकर इसे सुनने और हज़म करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ये ठीक है कि पहलगाम वाक़े पर भारत ने प्रोपेगेंडा बहुत किया है और बेशुमार झूठ भी बोले हैं। इन झूठ और प्रोपेगेंडा के बावजूद ये फैक्ट अपनी जगह मौजूद है कि पहलगाम में 26 आम शहरी कत्ल हुए, सिविलियंस को गोलियों से भुना गया है, शिनाख्त करके शहरी कत्ल किए गए। अब पता नहीं पाकिस्तान में तज्जियों और बहस में ये इसलिए अहम फैक्टर नहीं समझा गया कि यहाँ ऐसे वाक़यात मामूल है, यहाँ शहरियों को कत्ल करना या दहशतगर्दी में मवाद होना, शहादतें होना मामूली बात समझा जाता है। इसीलिए शायद हमने पहलगाम वाक़े को अपनी उसी ऐनक से देखा और इसी वजह से उसके असरात वगैरह को तज्जियों का हिस्सा ही नहीं बनाया। हालांकि हकीकत ये है कि दुनिया में ऐसे कत्लेआम बहुत बड़े वाक़यात समझे जाते हैं। ये दुनिया के लिए मामूली बात नहीं होती कि दहशतगर्दी में 20, 25, 26 शहरियों का कत्ल हो जाना। फिर भारतीय चैनल्स ने इस पर नॉन स्टॉप नशरियात की, मरने वालों के बच्चों, उनकी बेवा ख़वातीन के दर्द और आंसुओं से भरे इंटरव्यूज़ चलाए, बैकग्राउंड में ट्रेजिक म्यूज़िक और जुल्म की दास्तान दिखाते ग्राफिक्स से स्क्रीन सजाई और उसे बहुत बड़े अलमिया के तौर पर भारतीय जेलों में रास्ता किया गया। अलमिया था भी उनके लिए, 25-26 शहरियों को शनाख्त करके गोलियां मार देना, वो अलमिया था भी, और उसे भारतीय जेलों में मीडिया ने रास्ता भी बहुत बुरी तरह किया। ये फैक्ट जहन में रहे। अच्छा, फिर दुनिया में भी ये 25-26 शहरियों का कत्ल कोई आम वाक़या नहीं था, बल्कि बहुत खौफनाक वाक़या समझा गया है। अच्छा, इसके साथ एक और पहलू है, ये याद रखें कि भारतीय फाल्स फ्लैग या इनसाइड जॉब जैसे बयानिया आलमी सफारती मैदान में ना दोहराए जा सकते हैं, ना ही आलमी सफारती महाज पर इसे दलील का हिस्सा बनाया जा सकता है। ऐसी बातें सिर्फ अंदरूनी महाज पर या निजी महफलों में ही हो सकती होती हैं। आपको याद होगा 9/11 में दुनिया में वाक़यात ऐसे होते हैं तो ऐसे इनसाइड जॉब और फाल्स फ्लैग वगैरह की बातें होती है, लेकिन उन्हें साजिशी थ्योरी के तौर पर दुनिया लेती है। संजीदा हल्के उन्हें साजिशी थ्योरी के तौर पर लेते हैं और किसी प्लेटफार्म पर भी ऑफिशियल सतह पे उसे दोहराया नहीं जाता या दलील का हिस्सा नहीं बनाया जाता। फिर पहलगाम वाक़या तो ऐसी तंजीम से जुड़ा या फिर जोड़ा गया जिसे हाफिज सईद और जमात उद दावा से मुंसलिक समझा जाता है। इस पहलू को भी दुनिया ने बहुत संजीदगी से नोटिस की है, क्योंकि हाफिज सईद साहब और जमात उद दावा अक़वाम मुत्तहिदा की टेररिस्ट लिस्ट में भी शामिल है। अब ये है कि हाफिज सईद इस वक्त पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की तवील में है और इन्हें फैक्टर फॉर बैनुल-अक़वामी दबाव के नतीजे में सजा भी सुनाई गई है। मगर इसके बावजूद याद रखें कि मगरबी मीडिया और सफारती हलकों में ये तासुर बहुत ठोस तरीके से मौजूद है कि पाकिस्तान की रियासत हाफिज सईद के मामले पर शफाफ नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे इदारे बाहर इस पर लिख चुके हैं कि हाफिज सईद के मामले पे पाकिस्तानी रियासत शफाफ नहीं है। इससे अंदाज़ा खुद ही कर लें कि पहलगाम वाक़े पर दुनिया में क्या तासुर गया होगा जिसको हाफिज सईद और जमात उद दावा के साथ जोड़ा गया, जो टेररिस्ट लिस्ट में अक़वाम मुत्तहिदा की। और इससे फिर आगे ये फैसला भी खुद ही कर लें कि इस मौजू पर पाकिस्तान कितनी कमज़ोर पोजीशन में है। हकीकत यह है कि पहलगाम वाक़े पर सवाए तहकीकात की पेशकश के
पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कोई वजाहत नहीं है, कोई वजाहत इसके अलावा मौजूद नहीं है तहकीकात की पेशकश के अलावा। इसलिए ये तो साफ नज़र आ रहा है कि पहलगाम वाक़या बिलावल साहब की सफारती मुहिम पर बहुत असरअंदाज होगा और भारत आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के खिलाफ इसे इस्तेमाल भी बड़ा भरपूर कर रहा है। अब दूसरे तलख लेकिन अहम नुक्ते की तरफ आते हैं। इसे भी हजम करने की कोशिश कीजिएगा जज्बाती साइड पे रख के। पाकिस्तान ने ठीक है दहशत गर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि मगरब पाकिस्तान को अब भी दहशत गर्दी से मुंसलिक रियासत के तौर पर देखता है और देखता रहा भी और अब भी देखता है। इस वजह से पाकिस्तान की आलमी साख को भी बहुत नुकसान पहुंचा हुआ है, अभी तक पहुंचा हुआ है। अमरीकी और यूरोपीय तजिए अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसियों में दो रुखी रही है, दहशत गर्दी के हवाले से दो रुखी रही है। बासर तरीन ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन और कार्नेगी इंडोमेंट और दीगर मगरबी इदारों के माजी के तजिए पढ़ें, वो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डेप्थ की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद से भरे हुए हैं। वो सारे तजिए जरा पढ़ के देखिए उनको, जो भी जानते हैं, जो संजीदा जरीदे पढ़ते हैं। मुशर्रफ के इख्तामी दिनों से ही इस दहशत गर्दी के मामले पर मगरबी सफारती हल्कों में पाकिस्तान पर एतमाद सबसे निचली सतह पर पहुंचा हुआ है। मुशर्रफ के दिन के इख्तामी दिनों से ऐसा हुआ था। ये दो रुखी पॉलिसी उसी वक्त से डिस्कस होना शुरू हो गई थी। अब पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश, इस पर भी ये बदइत्मीदी दुनिया की रुकावट बनेगी, हमारी पेशकश में रुकावट बनेगी। और बिलावल साहब के लिए ये तहकीकात की पेशकश का मुकदमा भी इतना मजबूत हथियार नहीं होगा कि बिलावल साहब सिर्फ तहकीकात की पेशकश का कहेंगे और सारी भारतीय दलाइल की पोटली को राख कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इतना मजबूत हथियार ये भी नहीं है पाकिस्तान के वो माजी की वजह से। अच्छा, ये तो होगी दोनों मुल्कों की इखलाकी पोजीशन पर बात। अब दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं। वैसे ये ध्यान में रहे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इखलाकियात, इकदार वगैरह वगैरह महज बार्गेनिंग पावर या सपोर्टिंग एलिमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनकी बार्गेनिंग पावर या सपोर्टिंग एलिमेंट्स के अलावा हकीकत में कोई हैसियत नहीं होती। यूरोपीय यूनियन, नेटो जैसे इदारे और अमेरिका, बरतानिया जैसे दीगर मगरबी तमाम ममालिक सिर्फ इखलाकी दामों और उसूली पोजीशन की बुनियाद पर फैसले नहीं करते, वो अपने सख्त मफादात देखते हैं। और हर मुल्क ये देखता है कि मुस्तकबिल में उसे इस मुल्क से क्या मिलेगा जिससे वो बात कर रहा है और क्या नहीं मिलेगा। और कोई भी मुल्क किसी भी आलमी तनाज़े में कोई भी पोजीशन ले, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचता होता है कि इसे इस आलमी तनाज़े में ये पोजीशन लेने से क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। वो इसी बुनियाद पर पोजीशंस लेते हैं, इखलाकियात वगैरह की बुनियाद पर नहीं लेते। आलमी सफारतकारी को सादा अल्फाज में बयान करें तो डिप्लोमेटिक डायनेमिक्स में ताकत का मरकज सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं: इकॉनमी, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स। सिर्फ और सिर्फ इसी ट्राइएंगल पावर की सफारती मैदान में फैसला कुन हैसियत होती है इकॉनमी, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स की। ये पावर ट्राइएंगल ही फैसला करती है किसी की ताकत का। अब इकॉनमी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान की हालत आप सब जानते हैं कि माशी बहरान में घिरे और IMF के मुकम्मल मोहताज मुल्क को मगरबी दुनिया क्यों इतना संजीदा लेगी कि इसके लिए अपनी पॉलिसी तब्दील कर ले। उसके लिए कोई ठोस वजूहात उसे चाहिए होगी। पाकिस्तान के पास ये दो चीज़ें तो इकॉनमी और टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी तरफ भारत माशी तौर पर चौथी बड़ी ताकत बनने वाला है। कार्नेगी और चैथम हाउस के तजिया में बताते हैं कि भारत की डिजिटल और सॉफ्टवेयर पावर और ख़ास तौर पर इसकी इंतहाई बड़ी कंज्यूमर मार्केट मगरब की कमज़ोरी बन चुकी हुई है। भारत के 60 करोड़ से ज़्यादा मिडिल क्लास की शक्ल में ख़रीदार मौजूद हैं जो मगरबी और अमरीकी दुकानदार को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो उन्हें किसी कीमत पर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, 60 करोड़ से ज़ायद मिडिल क्लास ख़रीदारों को। और फिर भारत की सॉफ्टवेयर पावर हाउस की शक्ल में सस्ती टेक्नोलॉजी का मुतबादल भी मगरब की दूसरी बड़ी कमज़ोरी है। अब भारत के पास अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को बेचने के लिए ये अपनी इकॉनमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर मार्केट यानी बड़ी मंडी और ऐसी बेशुमार चीज़ें। बिलावल साहब के पास बदकिस्मती से महज सिक्योरिटी खदशात हैं कि अपनी एटमी जंग वगैरह का खतरा है, या सिर्फ मजलूमियत बचती है, या आलमी इंसाफ की अपीलें बचती हैं।
बिलावल साहब के मजलूमियत, आलमी इंसाफ की अपीलों के पास, इसके अलावा बिलावल साहब के पास कुछ नहीं है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि पाकिस्तान के पास तहकीकात की पेशकश के सिवा आलमी इंसाफ की अपील में भी कोई ठोस दलील नहीं है। तो ये खुद अंदाजा कर लें। अब पावर ट्राइंगल के सबसे अहम जाविये जियो पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये पावर ट्राइंगल का जियो पॉलिटिक्स वाला मामला वाहिद पहलू ऐसा है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक ये फ़ायदामंद है। जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि ना तो इखलाकी, ना इकॉनमी और ना टेक्नोलॉजी की पोजीशन है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के पास ये वाहिद ऐसा हथियार है कि जो सबसे मौसर समझा जाता है। और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने आज तक अपनी जियो पोलिटिकल हैसियत से फ़ायदा भी बहुत उठाया, मतलब इतना फ़ायदा उठाया कि शायद दुनिया के किसी और मुल्क ने इतना फ़ायदा उठाया हो। खित्ते में पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत ही वाहिद ऐसा हथियार है जिससे मुस्तकबिल में इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत पर बरतरी की उम्मीद की जा सकती है। इस हथियार को पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है और अभी बिलावल साहब भी इसको कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक हैसियत माजी में भी अमेरिका के लिए बहुत अहम रही है, ख़ास तौर पर अफगान जिहाद, फिर तालिबान के खिलाफ जंग वगैरह में, फिर पाकिस्तान फौज को गैर नेटो फौजी इत्तेहादी जैसा अहम तरीन दर्जा भी हमेशा से असर रहा है। अच्छा, इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को सफारती और डॉलरों की शक्ल में बहुत बड़ी मदद भी फराहम करता रहा है। अब आगे बिलावल साहब के पास इसमें कितनी ये बिलावल साहब के पास कितना है कि वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या अभी हालिया मंजरनामा दुनिया में जो मल्टीपोलर दुनिया बन चुकी हुई है इसमें पाकिस्तान वाकई अपनी जियो पॉलिटिकल हैसियत को इस्तेमाल कर सकता है, उससे फ़ायदा ले सकता है सफारती सतह पर भी और इस भारत के मामले में भी सारे। तो इस पर हम अगले भी व्लॉग में बात करेंगे। जो मैंने ऊपर 3 नुकात बयान किए हैं पाकिस्तान और भारत की इखलाकी पोजीशन के हवाले से, फिर पावर ट्राइंगल में इकॉनमी और डिजिटल पावर के हवाले से जो नुकात बयान किए हैं, अगर उनसे आपको किसी किस्म का इख्तलाफ हो या इत्तेफाक हो या इख्तलाफ हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले लिंक्स जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्हें भी चेक कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। अब ये तीसरे सबसे अहम जो पाकिस्तान के पास हथियार है इस पर हम बात करेंगे अगले व्लॉग में कि पाकिस्तान इस हथियार को कैसे इस्तेमाल कर सकता है और इससे क्या क्या फ़ायदा उठाएगा पाकिस्तान, क्या क्या उठाने के चांसेस हैं और क्या नहीं है, और क्या वाकई इससे फैसला होता है कि बिलावल का ये दौरा कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले व्लॉग में हम सबसे अहम पहलू को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।